हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको याद ही होगा कि हम लोग कल व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर यहाँ इसको स्टार्ट कर लिया था। लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तक पहुँच पाए थे। आज हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फेयर में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्फेयर में क्या क्या चेंजेस आए चलिए देखते हैं हम। अब तक तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी हमने इसके बारे में बात की थी कि वोटिंग्स जो होती हैं वो महिलाओं को नहीं मिला था, और जो लोग जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं थी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। तो वैसे में क्या था, विदाउट प्रॉपर्टी, देखिए विदाउट प्रॉपर्टी ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। अब इसको हमने तो कल देख लिया था। आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फेयर में क्या क्या बदलाव आए थे। तो लिबरल जो थे वो हमेशा ही चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट और एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल ये ना हो, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ मार्केट को फ्रीडम मिले, और साथ ही साथ क्या था कि सरकार की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या पैसा को एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट करने में, वो सब ना हो, यानी कि खुली छूट रहे व्यापारी को व्यापार करने के लिए। एंड मिडिल क्लास पीपल, जो उस समय उनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी वो थी कि ख़ास तौर पे इन दोनों में छूट मिलनी चाहिए, तभी व्यापार संभव होगा। मिडिल क्लास, आप याद रखिएगा, हम पहले भी रेफरेंसेस की पढ़ चुके हैं कि कमर्शियल क्लासेस और मिडिल क्लास जो थी वो क्या थी, तब बन गई थी। कैसे बन गई थी? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों लोग चाहते थे कि ख़ास तौर पे लिबरल्स क्यों चाहते थे कि जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आइए देखते हैं आगे। यहाँ से देखिए, अब जब रेस्ट्रिक्शन ख़त्म करने की बात कही जाने लगी तो उसको समझाने के लिए आपके चैप्टर में एक उदाहरण दिया हुआ है कि इस उदाहरण से आप समझिए क्या है उदाहरण ये है कि एक जर्मन स्पीकिंग रीजन था जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत सारे, जब नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जब किए थे तो क्या था कि जर्मनी का जो था उस समय छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ में बटा हुआ था, जो कि 39 स्टेट्स का संघ या कन्फेडरेशन था, या आप संगठन भी कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे कई प्रिंसिपैलिटीज़ का, प्रिंसिपैलिटीज़ भी आप समझते होंगे, प्रिंसिपैलिटी जहाँ प्रिंस लोगों का शासन हो, है ना, जहाँ राजकुमार लोग शासन करते हैं उसको प्रिंसिपैलिटीज़ कहा जाता था। और ये कई राज्यों का कन्फेडरेशन था। इसमें अगर आप काउंट कीजिए तो देखिएगा कि 39 स्टेट्स थे, और इसमें हर स्टेट की अपनी करेंसी थी। अब देखिए 39 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी है, अपना अपना सिक्का या पैसा चलता है। जैसे आज हमारे देश में रुपया चलता है, रुपीज़, उसी तरह से वहाँ हर 39 स्टेट, यानी कि 39 तरह की करेंसी हो गई वहाँ पे चलने में। नाप तौल का भी अपना तरीका था वहाँ पर। 1833 में अगर किसी व्यापारी को 1833 में किसी व्यापारी को अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग अपना सामान बेचने के लिए जाना पड़े तो क्या होता था कि उसे 11 कस्टम बैरियर्स और के उसे गुजरना पड़ता था, और हर कस्टम बैरियर पर उनको ड्यूटी देनी पड़ती थी। जैसे आज क्या है, आज आप ऐसो विदेश से जाते हो, वहाँ से आते हो, तो वहाँ से सामान जब लेकर आते हो तो वहाँ कस्टम ड्यूटी आप एयरपोर्ट पे दे देते हो, जो भी पे करना होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, आप सामान लेकर घर आ जाते हो। दिल्ली में अगर आप एयरपोर्ट पे उतरो तो उसके बाद फिर आप कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी कस्टम ड्यूटी दे दी है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओ तो वहाँ हर बार उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, और कस्टम ड्यूटी भी थोड़ा सा नहीं है, 5% था हर इसमें, यानी 11 बैरियर अगर उनको क्रॉस करना है तो हर पर 5-5 उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी।
इसके अलावा कस्टम ड्यूटी के अलावा क्या था कि सबका अपना अपना नापने तौलने का तरीका था। अब इसकी वजह से क्या था कि हर बार व्यापारी को रुकना पड़ता था, रुक के कैलकुलेशन करानी पड़ती थी उनको हर चीज़ की। जो अगर कपड़ा है तो नपवाना पड़ता था, अगर वजन वाली कोई चीज़ है तो उसको तौलवाना पड़ता था। अब इसकी वजह से क्या था, व्यापारी का बहुत सारा समय बर्बाद होता था। अब देखिए उदाहरण के लिए, अगर कपड़े का व्यापारी है और उसे कपड़े लेकर जाना है एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, तो नापने का जो तरीका था उसको इली कहा जाता था। ये देखिए इली, आज हम लोग कपड़े मीटर में नापते हैं, उस समय क्या था, वहाँ पर इली में नापा जाता था। और हर रीजन में इली की जो नाप थी वो अलग अलग थी। जैसे वहाँ पर अब मेज़रमेंट अगर किया गया, तो अगर आप फ्रैंकफर्ट में कपड़ा अपना ले जा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट में कपड़ा बेचने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि कपड़ों की जो नाप होगी वो 54.1 इली इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर। ये देखिए इधर दे रखा है 54.7 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, कपड़ा नापा जाता था। इसके अलावा क्या था, अगर न्यूरेमबर्ग में वो ले जाकर कपड़ा बेच रहा है तो 65.6 सेंटीमीटर, अगर मेंस में ले जाकर बेच रहा है तो 55.1 सेंटीमीटर, फ्रीबर्ग में लेके जा रहा है तो 53.5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या था, हर जगह अलग अलग नापने में जो लेंथ होती थी वो अलग अलग हो जाती थी, और व्यापारी को हर बार क्या करना पड़ता था, नपवाना पड़ता था कि देखो इतना है, फिर इसके हिसाब से उसको कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। अब आप देख लो कि ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यापार कैसे तेज़ी से पनप सकता है। और साथ ही साथ क्या है, ये जो इतने हर्डल और ऑब्स्टेकल फेस करके कौन व्यापार करना चाहेगा, है ना। तो इसीलिए नई कमर्शियल क्लास जो आई वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बनी थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि हमने मिडिल क्लास जो बनी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बनी थी। तो क्या था कि वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाए, और ताकि वो बिना किसी अड़चन के एक जगह से जाकर दूसरी जगह व्यापार कर सकें। अब लोग, सामान, पैसा सब कुछ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इसीलिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया। अब देखिए इस पैराग्राफ में आपको उस कस्टम यूनियन के बारे में बात की गई है, जिसमें उसको ज़ोल्वेरिन कहा गया था, ज़ोल्वेरिन, ठीक है। 1884 में ये बनी थी इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, कि ताकि व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान ले जा सकें। और कस्टम यूनियन जो बनाया गया उसको ज़ोल्वेरिन कहा जाता था। और आप ये कह सकते हैं कि ज़ोल्वेरिन एक जर्मन कस्टम यूनियन था जो कि प्रूसिया के लीडरशिप में बना था, और इसे कई जर्मन स्टेट ने ज्वाइन भी कर लिया था। 39 स्टेट्स थे, उसमें कई जर्मन स्टेट ने ज़ोल्वेरिन को ज्वाइन भी कर लिया था। इस यूनियन ने टेरी बैरियर हटा दिया। जब ये यूनियन बना तो टेरी बैरियर हटा दिया। करेंसी जो कि पहले 31 थी अब हटाकर 2 कर दिया गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद रेलवे का विस्तार होने लगा, और ये जो ज़ोल्वेरिन बना था ये प्रूसिया के लीडरशिप पे बना था। उस समय प्रूसिया बहुत ही मजबूत देश था। आज तो प्रूसिया का जैसा कोई देश नहीं है। उस टाइम 1834 के टाइम में जो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी था, उसमें ये सब मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी था। उस टाइम ये प्रूसिया बहुत मजबूत और ताकतवर देश था। उसके लीडरशिप में ही ये ज़ोल्वेरिन बनाया गया था। उसके बाद फिर रेलवे आ गया। आपको पता ही है कि रेलवे का विस्तार धीरे धीरे होने लगा, दुनिया में कई जगहों में होने लगा। भारत में भी आपको पता ही है कि 1853 में रेलवे आ गई थी। तो यहाँ पर भी जब रेलवे का विस्तार हुआ तो इसने क्या किया कि नेशनल यूनिफिकेशन में बहुत मदद की थी। फिर इकोनॉमिक नेशनलिज्म को जब ने क्या किया था, नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में मदद किया, जो कि उस समय तेज़ी से बढ़ रहा था। नेशनल सेंटिमेंट्स जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसके बाद हम देखेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद ये जो कंजर्वेटिव जो थे वो क्या कर रहे थे। आपको पता ही है कि नेपोलियन को 1815 में हरा दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कंजर्वेटिव जो थे
फिर से सिर उठाने लगे, उनको मौका मिल गया आगे बढ़ने का। जो कंजर्वेटिव्स थे वो कई पारंपरिक चीज़ों में विश्वास किया करते थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत विश्वास किया करते थे। इसमें क्या था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है कि भाई जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करके रखो, जैसे मोनार्की है, राजतंत्र, चर्च है, सोशल हायरार्की है। सोशल हायरार्की बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ, 9th में भी आपने पढ़ा है इसको। क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल सोशल हायरार्की में। तो कहते थे उस सोशल हायरार्की को रहने दो, इसे प्रिजर्व करना चाहिए हमें, लेकिन पूरी तरह से वापस लौटना तो संभव नहीं था। अब तो कई साल गुजर चुके थे, आपको याद ही है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पहले राजतंत्र था। उस पुराने राजतंत्र को 1815 में फिर से कायम करना तो संभव नहीं था, क्योंकि एक बार जब सामाजिक बदलाव हो जाता है तो उस सामाजिक बदलाव को आप फिर बदल नहीं सकते। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन एकदम बिल्कुल उलट कर फिर से 1789 से पहले के समय को वापस ले आएँ, ऐसा तो कभी नहीं किया जा सकता। तो ये बात कंजर्वेटिव्स बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे, और यही था कि प्री रिवोल्यूशनरी डेज को वो वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि नेपोलियन ने जो बहुत सारे सुधार किए हैं वो तो बहुत अच्छे थे, है ना। और उनका ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो मोनार्की है, राजतंत्र है, वो अगर नेपोलियन के बदलाव के साथ चलेगा तो वो और मजबूत होगा। ये सब बातें नई कंजर्वेटिव्स, इसीलिए इसको न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया है। जो मॉडर्न आर्मी बनी थी, नेपोलियन ने जो सब कुछ किया था वो बहुत ही अच्छा था। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, डायनामिक इकोनॉमी थी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये सब काम तो नेपोलियन ने पहले ही कर दिया था। एंड सर्फडम, ये सबको पहले ही उसने हटा दिया था। इससे क्या हुआ, उनको समझ में आने लगा कि अब जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क आएंगे उनको अपना राज चलाने में ज़्यादा आसानी होगी। 1815 में जब नेपोलियन को ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, आप याद रखिएगा ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना, कि ये ऑस्ट्रिया है, एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप में है। इन सब ने मिलकर उसको हराया था। और उसके बाद क्या हुआ, जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद इनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग कहाँ हुई? मीटिंग हुई वियना में। वियना में कांग्रेस बिठाया गया, और उसको होस्ट करने वाला जो व्यक्ति था वो था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, ड्यूक मेटरनिच उसका नाम था, ठीक है। और इस ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया, एक ट्रीटी, जो औपचारिक संधि होती है इन लोगों के बीच में, जो कि जो लोग लड़े थे, कौन कौन थे वो थे ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और रशिया, ब्रिटेन, ये सब के सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इसलिए इन सब ने मिलकर एक मीटिंग की जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना 1815 का। और इनकी ट्रीटी जो हुई, इस ट्रीटी में कई बदलाव किए गए, जो कि नेपोलियन द्वारा किए गए जो बदलाव थे ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। जैसे यहाँ देखिए आप दिया हुआ है, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर के टाइम में जितनी चेंजेस आई थी उन सबको फिर से अनडू कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करने के बाद क्या किया गया, बोरबोन डायनेस्टी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले वहाँ शासन किया करती थी, उसको दोबारा बुलाया गया और कहा गया कि भाई तुम आके यहाँ गद्दी पर बैठ जाओ। और इस जिन एरिया को नेपोलियन ने युद्ध में जीत लिया गया था उसे फ्रांस से वापस ले लिया गया, और फ्रांस के बॉर्डर के पास कई ऐसे राज्य बनाए गए ताकि फ्रांस पर जो हो रही एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा सके, क्योंकि उनको लगता था कि सारी मुसीबत जो है फ्रांस से ही शुरू होती है। फ्रांस फिर से दोबारा नई टेरिटरी पर अधिकार ना कर सके, कोशिश ना करे उसकी, इसलिए फ्रांस के क्या किया गया, नॉर्थ में एक किंगडम ऑफ नीदरलैंड को रखा गया बेल्जियम के साथ। कहा गया कि तुम इधर से नॉर्थ से फ्रांस के ऊपर नज़र रखना, और साउथ में जेनोवा पायरमेंट्स को जोड़ दिया गया और कहा गया कि ये साउथ के बॉर्डर को आप देखोगे।
वेस्टर्न पार्ट में प्रूसिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी दी गई और वहाँ से कहा गया कि तुम इनके ऊपर नज़र रखना। नॉर्थ में और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का पूरा हिस्सा दे दिया गया। इस तरह से फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि वो किसी तरह की हरकत पर किसी भी तरह की उसकी हरकत पर नज़र रखी जा सके। अब वो हमेशा ही फ्रांस के मामले में अब ये बहुत सतर्क हो गए थे कि ये फ्रांस में कुछ न कुछ गड़बड़ी शुरू होती है और उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये जर्मन कन्फेडरेशन में जो कुछ भी चेंजेस किया था नेपोलियन ने, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। उसके ऊपर उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जर्मन कन्फेडरेशन अब भी 39 प्रिंसिपैलिटीज का बना हुआ था, जहाँ पर ईस्ट एक ही बात है, ईस्ट में रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया और प्रूसिया को सैक्सोनी का कुछ हिस्सा दे दिया गया। और सब ने ये तय किया कि सब मिलकर फ्रांस पे नज़र रखेंगे कि ये क्या करता है। ये सब करने का मकसद ये था कि मोनार्की को दोबारा रेस्टोर किया जा सके, जिससे नेपोलियन ने उठाकर फेंक दिया था, हटा दिया था। जब नेपोलियन ने एरिया को जीता था तो वहाँ की मोनार्की को, राजतंत्र को ख़त्म कर दिया था। इसलिए 1815 में जो रेजिम सेट हुई वो ऑटोक्रेटिक थी, निरंकुश, जो कहते हैं ना कि निरंकुश यानी कि जिसके ऊपर कोई किसी और का उसके ऊपर कोई कंट्रोल न हो। ऐसे राजा किसी तरह की आलोचना नहीं सुन पाते, मतभेद पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल, है ना। ऐसे राजा जो निरंकुश होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि उनके बारे में कोई कमेंट करे, उनकी आलोचना करे या उनके बारे में कोई कुछ बोले, है ना। ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जब राजा ने क्या हुआ, राजा के ऊपर प्रश्न उठाने वालों को बिल्कुल दबा दिया जाता था। ऐसी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो होती थी, सॉट टू कर्व एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कोई भी अगर उसके ऊपर उंगली उठाता कि भाई ये कैसी सरकार है, राजा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वैसे में क्या है, इन सब चीज़ों को राजा बिल्कुल पसंद नहीं करता था सुनना। और इसलिए उसने क्या किया, इस तरह की आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऊपर उसने सेंसरशिप लगाने का विचार किया। अभी लोग जब कुछ बोलते थे अखबारों में छपता था, तो राजा ने क्या किया कि सेंसरशिप लगा दिया अखबारों पर, ताकि उसके विरुद्ध में कोई भी बात न छप सके। जितनी किताबें, गीत, प्लेस जो होती थीं, जो उस समय लोग लिखते थे लिबर्टी के बारे में, जिसमें गाने में, गीत में, कहानियों में, नाटकों में, इन सब के बारे में जो बात की जाती थी लिबर्टी की, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित था, उन सब को सेंसर कर दिया जाता था। सेंसर आप समझते ही हो कि उसके ऊपर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद जो होती है लिबरल्स के इसके मन से गई नहीं थी। और लिबरल जो थे वो इस याद को जिंदा किए हुए थे और इसी नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्हें सेंसरशिप लॉ का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि भाई ये जो सेंसरशिप लॉ है ना, ये जो राजा हैं इसने बहुत गलत किया है, और इस इशू को उन्होंने खूब धड़ल्ले से उठाया कि ये काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो मिलनी चाहिए दोबारा से, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि बीच बीच में इन जो लिबरल्स थे उनको कुछ न कुछ बातें कहने का मौका मिल जाता था। अब देखिए, ये जो क्लब ऑफ थिंकर्स है, ये भी अक्सर आपके एग्ज़ाम में आ जाया करता है। एग्ज़ाम में ये पिक्चर दे दी जाएगी और नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है थिंकर्स और सब ये सब जो इकट्ठा होते थे लोग और आपस में बातें करते थे स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी के बारे में, उसके बारे में ये चर्चा इसमें की गई है, इस पिक्चर में चर्चा की गई है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे जो है इस चैप्टर का जो आगे का हिस्सा है द रिवोल्यूशनरीज़, इसमें कई ऐसे रिवोल्यूशनरीज़ के नाम हैं जिन्होंने इस क्रांति को जिंदा रखा था, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे जो वीडियो है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।